नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 हमारा पर्यावरण के अंतर्गत पाठ संख्या 2 हमारी पृथ्वी के अंदर का अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी के अंदर और बाहर दोनों तरफ परिवर्तन होते रहते हैं। बाहरी परिवर्तन के अंतर्गत आपको पता है आंधी का आना, तूफान आना, वर्षा होना, भूकंप आना, यानी हम बाहर से जो देखते हैं बाह्य वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसे बाह्य परिवर्तन कहते हैं। वर्षा आना, ये सारे बाह्य परिवर्तन कहते हैं। जबकि आंतरिक परिवर्तन क्या होते हैं उसके बारे में अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर आप चित्र संख्या 2.1 में पृथ्वी का आंतरिक भाग देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बड़ा भाग है उसको परपटी के नाम से जाना जाता है, जो मिट्टी की छोटी सी परत के रूप में बनी हुई भाग को परपटी कहा जाता है। उसके बाद में ठोस भाग को स्तर मंडल कहते हैं। स्तर मंडल के बाद में जो ये मध्य वाला भाग है इसको मेटल के नाम से जाना जाता है। मेटल है वह 2900 किलोमीटर मोटाई तक फैला हुआ है। मेटल के बाद में जो ये आपको थोड़ा सा हल्का भाग दिख रहा है उसे रोड मेटल सीमा कहते हैं। रोड मेटल सीमा से जो ये बाह्य परत दिख रही है उसे बाह्य कोरोड कहा जाता है, और जो आंतरिक भाग है उसको आंतरिक कोरोड के नाम से जाना जाता है। आंतरिक कोरोड और बाह्य कोरोड के मध्य की त्रिज्या, यानी ये जो छोटा भाग दिख रहा है त्रिज्या, मध्य की त्रिज्या की कुल मोटाई है वो 3500 किलोमीटर। कोरोड में उच्च वायुदाब और उच्च तापमान पाया जाता है। कोरोड के मध्य में वो उच्च वायुदाब और उच्च तापमान पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर समुद्र तल से पृथ्वी के अंदर वाले भाग से 6000 किलोमीटर अंदर की ओर जाएंगे तब पृथ्वी का तल अपने को नजर आएगा, लेकिन ऐसा असंभव है। पृथ्वी के अंदर वाले तल में अत्यधिक गहराई में आज दिन तक कोई नहीं जा सकता। जो ये कोरोड है वह निफे निकिल प्लस फेरस, निकिल प्लस फेरस, जिसको फेरस एक वैज्ञानिक नाम है, फेरस को लोहे के नाम से हम जानते हैं। तो निकिल प्लस फेरस से यह जो रोड है वो बनी हुई है। आगे आ रहा है चित्र संख्या 2.2, जिसमें आपको बताया गया है महाद्वीपीय परपटी एवं महासागरीय परपटी। सबसे पहले हम जानेंगे महासागर। ये देखिए महासागर को दिखाया गया है, और महासागर के जो ये नीचे वाला भाग है उसको महासागरीय परपटी कहते हैं, जो कि दो धातुओं से मिलकर सीमेंट अर्थात कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर महासागरीय परपटी बनी। महासागरीय परपटी की मोटाई वो कम है, इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर है। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है वह है महाद्वीप। महाद्वीप के नीचे वाले भाग को महाद्वीपीय परपटी कहते हैं। महाद्वीपीय परपटी की मोटाई है वह महासागरीय परपटी से अधिक है। महासागरीय परपटी से महाद्वीपीय परपटी की मोटाई अधिक है। महाद्वीपीय परपटी की मोटाई है वह है 35 किलोमीटर, और इसके अंदर दो धातुएं पाई जाती हैं जिसे Cl के नाम से जानते हैं। C का मतलब सिलिका और L का मतलब एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर कुछ बिंदु भी मैंने लिखे हैं, जिसमें पहले लिखा है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, जो कि अपन ने चित्र में देखकर समझ लिया है कि परपटी किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को परपटी के नाम से जाना जाता है। महाद्वीपीय परपटी 35 किलोमीटर मोटी है, और ये Cl का मतलब सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। महासागरीय परपटी 5 किलोमीटर मोटी है, और ये सीमेंट सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, और मेटल है उसकी मोटाई है 2900 किलोमीटर है। और जो आंतरिक भाग है उसको कोरोड के नाम से जाना जाता है, और कोरोड की त्रिज्या है वह 3500 किलोमीटर है, जो कि निफे निकल प्लस फेरस, फेरस कहते हैं लोहे को, जिससे मिलकर बनी है। इसका तापमान व वायुदाब सबसे उच्च रहता है।
रोड का तापमान और वायु दाब सबसे उच्च रहता है। सेल एवं खनिज, जिसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि सेल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की भूपरपटी है तो अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। तो सबसे पहले बात आती है सेल किसे कहते हैं। तो खनिजों के एक प्राकृतिक पिंड को हम सेल कहते हैं। मुख्य रूप से सेल है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल और तीसरा है कायांतरित सेल। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आग्नेय सेल किसे कहते हैं। तो आग्नेय शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा की इग्नियस शब्द से हुई है, जो कि लैटिन शब्द इग्नस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। अर्थात कि जब गर्म लावा है, वह गर्म तत्व लाल लावा है, जब पृथ्वी से बाहर ज्वालामुखी फटने के बाद पृथ्वी की भूपरपटी पर जमता है या आंतरिक भाग में जमता है, तब उससे उस लावे के द्वारा जब ये लावा है वो ठंडा होता है, तो उससे आग्नेय सेल का निर्माण होता है। और इस आग्नेय सेल को 2 भागों में बांटा गया है। यानी आग्नेय सेल है वो 2 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले आता है अंतर्वेदी सेल। अंतर्वेदी सेल का मतलब है जब गर्म तत्व लावा है वह अंदरी भाग में आंतरिक भाग में जम जाता है, तो उसे अंतर्वेदी सेल कहते हैं, जिसमें ग्रेनाइट है उसका उदाहरण। लई और मसालों तथा दानों का चूर्ण को अपघर्षण करके और एक चूर्ण के रूप में बनाया जाता है, तो वह ग्रेनाइट के पत्थरों का ही प्रयोग है वो इसमें किया जाता है। बहिर्वेदी सेल किसे कहते हैं। तो बहिर्वेदी सेल है वह जब गर्म तत्व लावा है वह पृथ्वी की भूपरपटी के बाहर की ओर जमता है, तो उसे बहिर्वेदी सेल कहते हैं। बैसाल्ट सेल है वह इसका उदाहरण है। बैसाल्ट सेल जो कि दक्कन के पठार में पाई जाती है वह इसका उदाहरण है। अब आ रहे हैं अवसादी सेल। अवसादी सेल किसे कहते हैं। जब आग्नेय सेल या कायांतरित सेल के अवसाद जब वायु और जल के साथ में एक स्थान पर जाकर एकत्र हो जाते हैं, तब यह अवसाद या तलछट है वह धीरे धीरे एक सेल का निर्माण करते हैं, जिसको अवसादी सेल कहते हैं। और इस अवसादी सेल के अंदर कई जीवाश्म भी होते हैं, क्योंकि यह अवसादी सेल बनती है तब कई जीव जंतु और पेड़ पौधे उसके नीचे दब जाते हैं। दबकर तो मृत पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों को ही हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। अवसादी सेल है वो अंग्रेजी भाषा के सेंटीमेट्रिक शब्द से बना है, जिसका लैटिन शब्द है सेंटीमेटर्स। सेंटीमेटर्स शब्द का अर्थ है स्थिर। अवसादी सेल का अर्थ है स्थिर रहना एक जगह पर। इसका उदाहरण है बलुआ पत्थर जो रेत के दानों से बनता है। आगे कायांतरित सेल। कायांतरित सेल अंग्रेजी भाषा के मेटामॉर्फिक शब्द से बना है, जो कि ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप में परिवर्तन। कायांतरित सेल है वह आग्नेय और अवसादी सेल का रूप परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, कायांतरित सेल। इसका उदाहरण है चिकनी मिट्टी से स्लेट एवं चूना पत्थर से संगमरमर बनना। ये दोनों उदाहरण है वो कायांतरित सेल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर अंत में जाकर हम पढ़ेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। तो निश्चित जिसका भौतिक गुण धर्म हो, जिसका निश्चित भौतिक गुण धर्म हो और उसके अलावा निश्चित रासायनिक मिश्रण को ही हम खनिज कहते हैं। खनिज है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज के अंतर्गत कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, यूरेनियम, थोरियम आदि आते हैं। उसके अलावा है धात्विक खनिज, जिसके अंदर लोहा, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा आदि आते हैं। अब आ रहा है यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा है कि चित्र 2.4 में सेल चक्र का एक चित्र बताया गया, जिसमें सबसे पहले बताया गया मैग्मा जब ठंडा होता है तो उससे आग्नेय सेल का निर्माण होता है। और ये आग्नेय सेल जब आग्नेय सेल में जो पत्थर होते हैं वो बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में बदलकर हवा और जल के साथ में है वो अवसाद या तलछट का रूप ले लेते हैं। यही अवसाद और तलछट जमकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। और इसी अवसादी सेल और आग्नेय सेल के रूप में जब परिवर्तन होता है तो उससे कायांतरित सेल का निर्माण होता है। उसके अलावा कायांतरित सेल वो अवसादी तलछट में भी बदल सकती है। उसके अलावा आग्नेय सेल वो कायांतरित सेल में भी बदल सकती है
अलावा अवसादी सेलें व अवसादी तल चक्र भी बदल सकती है। ये सारा आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। धन्यवाद।